हरिओम, उमानंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था और उसके विकास वाले पेपर के अंतर्गत संघर्ष बढ़ने के फलस्वरूप शांति को कौन कौन सी चुनौतियां मिलती हैं, शांति की स्थिति को कौन कौन सी चुनौतियां मिलती हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें संघर्ष क्या है, यह संघर्ष व्यक्तिगत भी होता है, सामूहिक भी होता है। अगर हम संघर्ष की बात करें तो लोगों की या व्यक्ति के इच्छा या उसके हित या लोगों के हित, मानवता और जो व्यक्ति की या समाज की जो हिस्सेदारी है, अगर इसके विरुद्ध अगर परिस्थितियां, चाहे सामाजिक, चाहे राजनैतिक, चाहे आर्थिक या फिर मान्यता को लेकर के या फिर विचार को लेकर के अगर ऐसी परिस्थितियां विरोध में खड़ी होती हैं या इसके विरुद्ध खड़ी होती हैं तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो संघर्ष क्या है? विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत व्यक्ति या समाज की इच्छा, व्यक्ति या लोगों का हित, मानवता का दृष्टिकोण, व्यक्ति या समाज की जो सहभागिता है या लोगों की जो सहभागिता है, उसके विरुद्ध में जो परिस्थितियां खड़ी होती हैं तब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो संघर्ष एक प्रकार का विरोध है, जो हित में बाधा बनता हो, इच्छा में बाधा बनता हो, मानव कल्याण में बाधा बनता हो या फिर समाज के या लोगों की हिस्सेदारी प्राप्त होने में अगर कोई बाधा बनता हो तो वह क्या है? संघर्ष को जन्म देता है। तो संघर्ष एक प्रकार का विरोध है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, दूसरा शब्द देखते हैं शांति। शांति क्या है? वास्तव में शांति समाज के व्यक्ति के उन्नति और प्रगति का मार्ग है, क्योंकि जब व्यक्ति टेंशन फ्री रहेगा, यानी तनाव जहाँ नहीं है वहाँ शांति है। और वो भी शांति तब संभव है जब व्यक्ति तनाव मुक्त हो, अपना कर्तव्य पूरा कर लेता हो, वह भी ऐसा कर्तव्य हो जो उसके हित में और समाज के हित में हो, तब जाकर के शांति संभव होती है। फिर भी हम लोग शांति का थोड़ा सा अर्थ देख लें। ऐसा कार्य, ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति और समाज दोनों को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता हो। दूसरा, व्यक्ति का कर्तव्य, विचार, भावना पवित्र हो, व्यक्ति का और लोगों का सम्मान सुरक्षित हो, मानवता का दृष्टिकोण हो और समाज में लोगों का व्यवहार सत्य और न्याय पर आधारित हो। इन सबको मिला देने पर जो स्थिति बनती है उसी को क्या कहते हैं? शांति। तो शांति विभिन्न गुणों को धारण किए हुए होती है, जिसमें आत्मसंतुष्टि, लोगों की संतुष्टि, पवित्रता, कर्म भाव, विचार, सम्मान, व्यक्तिगत और समाज में सम्मान प्राप्त करने का सही तरीका होना चाहिए, सही कर्म पर सम्मान हो और मानविक दृष्टिकोण हो, जो अपने हित में और समाज के हित में हो वह भी दृष्टिकोण हो। साथ में जो भी कार्य है, जो भी स्थिति है, उसमें सत्य का ज़्यादा महत्व हो, सत्य पर लोग ज़्यादा विश्वास करें। साथ ही समाज में निष्पक्ष रूप से न्याय की स्थिति हो, तब क्या होती है? शांति संभव है। शांति विभिन्न गुणों को धारण किए होती है, जैसे आत्मसम्मान, पवित्रता, सम्मान, मानवता, सत्य और न्याय इत्यादि पवित्र गुणों को धारण किए होती है। तब व्यक्ति अपना व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य को पूरा करते हुए व्यवस्थित होकर के जीवन जीता है, तब वह शांति लाभ को प्राप्त होता है। तो शांति एक अवस्था है जिसमें ये सब विभिन्न गुण, विभिन्न कर्म, व्यवहार, विचार इत्यादि के साथ विद्यमान होते हैं, तो शांति संभव होती है। अब है क्या कि संघर्ष बढ़ने के फलस्वरूप इस शांति को कौन कौन सी चुनौतियां मिलती हैं, ये अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आगे का जो इस पर आधारित चीज़ें बताई जाएंगी उसे आप आराम से समझ लेंगे और इस टॉपिक को भी आप समझ लेंगे। अब चलते पहला, जहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। संघर्ष का तरीका दो है, गलत भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, सही भी संघर्ष करने वाले हैं। गलत संघर्ष वाले लोग अगर सफल हो गए तो निश्चित रूप से और ज़्यादा अशांति उत्पन्न कर देते हैं। यदि संघर्ष करने वाले सही हैं, वे सफल होते हैं, तो निश्चित रूप से शांति को लाभ होता है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है या संबंधों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्यों विभाजन होता है? क्योंकि विचार दो हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, कार्यों में भेदभाव होने लगता है, सामाजिक संबंधों में भेदभाव होने लगता है, न्याय के में भी पक्षपात होने लगता है, जिसके कारण से सत्य और न्याय पर आधारित सामाजिक हित जब पूरा नहीं हो पाते हैं तो शांति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात शांति के लिए समूह बंटने लगता है। समूह क्या होता है? बंटने लगता है। अर्थात
संघर्ष की स्थिति में विभिन्न विचारधारा, विभिन्न कार्य, विभिन्न सामाजिक संबंध, दायित्व और समाज में पक्षपातपूर्ण न्याय इत्यादि के कारणों से संघर्ष जब बढ़ता है तो निश्चित रूप से शांति भंग होती है, या शांति का विभाजन हो जाता है, या शांति की स्थिति धीरे धीरे अशांति में बदलने लगती है। पहला तो यही चुनौती मिलती है, क्योंकि विचारधाराओं का, कार्य का, ये सब का विभाजन होने लगता है, दायित्व का विभाजन होने लगता है, न्याय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने लगता है। यानी संघर्ष की स्थिति बढ़ने पर शांति के रास्ते में विभाजन संबंधी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें घर बिखर जाता है, समाज बिखर जाता है, देश भी बढ़ जाता है। समाज में जैसे भारत पाकिस्तान जो बना, उसके पीछे क्या कारण था? धार्मिक जो है, तो समाज के अंतर्गत धर्म का महत्वपूर्ण कारण था। समाज धर्म के आधार पर दो भागों में बटा, जिसके कारण से शांति प्राप्त करने के लिए उसे विभाजित भी करना पड़ गया, यानी पाकिस्तान और भारत बनाना पड़ गया। तो कुल मिला के अगर बात करें तो समाज में अगर संघर्ष की स्थिति है और उस संघर्ष में जन समूह भी तैयार है, तो ऐसी परिस्थिति में विभाजन की समस्या, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व का कोई संगठन हो, तो समूहों में बंटने लगते हैं। विचारधारा को लेकर के, कार्य को लेकर के, सिद्धांत को लेकर के, संबंध को लेकर के, संगठन को लेकर के विभाजन की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर संघर्ष बढ़ा तो निश्चित रूप से कोई न कोई कारण बनेगा जो मानव समाज के कल्याण के विरोध में होगा, चाहे हित को लेकर के हो, चाहे मानवता को लेकर के हो, चाहे सहभागिता को लेकर के हो। जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो दो समाज 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो आप बंटने लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में न्याय करना बड़ा कठिन हो जाता है। आप सही न्याय करेंगे तो दूसरा पक्ष कहेगा हमारे प्रति अन्याय हुआ, दूसरे पक्ष का कहेंगे तो तीसरा पक्ष कहेगा, पहला पक्ष कहने लगेगा। तो जब संघर्ष की स्थिति बढ़ती है, विचार को लेकर के, मानवता को लेकर के, कल्याण को लेकर के जब संघर्ष की स्थिति बनती है, तो निश्चित रूप से न्याय में समानता देखने को नहीं मिलती है। जब न्याय में समानता ही नहीं होगा और न्याय में जब समानता नहीं होगा, तो निश्चित रूप से जो न्याय आएगा उसमें पक्षपात होने का भी आरोप लगेगा, जिसके कारण से शांति की स्थिति भंग होती है या अशांति बढ़ने लगती है। तो दूसरी चुनौती न्याय से संबंधित होती है। तीसरी चुनौती अगर बात करें, अधिकार और कर्तव्यों के निर्धारण की समस्या। जैसे कोई समूह है, वो संघर्ष कर रहा है कि हमारा ये सरकार काम कर दे, और जो समूह है वो सही रास्ते पे, सरकार नहीं सुन रही है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है कि नहीं, ये मेरे लिए, हमारे मानव समाज के या हमारे इस राज्य के हित में है, और उसे प्राप्त करने के लिए वह अधिकार भी मांग रहा है और सरकार से कर्तव्य भी मांग रहा है। अगर सरकार दूसरे पार्टी की है या दूसरे समाज की है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि अधिकार भी नहीं मिलते हैं, काम भी पूरा नहीं होता, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, अर्थात शांति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो नागरिकों को या किसी क्षेत्र समूहों के अंतर्गत जो अधिकार है और कर्तव्य हों, इसका निर्धारण करने में, इसे प्राप्त करने में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात शांति का नुकसान होने लगता है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो अधिकार और कर्तव्यों का व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से निर्धारण करना कठिन हो जाता है। हाँ, यदि समाज एक है, देश एक है, तो अधिकार और कर्तव्यों को मांग पर सरकार अगर उचित समझती है तो पालन कर देती है या उसे पूरा कर देती है, या समाज के लोग उसे उचित मान करके उस कार्य को कर देते हैं, तो शांति व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन जब 2 विचारधाराएँ, 2 पार्टियाँ, 2 जनसमूह आपस में लाभ के दृष्टिकोण से, असामाजिक वर्चस्व के दृष्टिकोण से, मानवता के भंग होने के बावजूद भी अपने वर्चस्व के दृष्टिकोण से जब टकरार होने लगता है, या लड़ाई या विचारधारा या व्यवहार या कार्य को लेकर के भेदभाव होने लगता है, तो अधिकार और कर्तव्यों का हर समूह या हर समाज के लिए निर्धारण करने में समस्या उत्पन्न होने लगती है, अर्थात अशांति को बढ़ावा मिलने लगता है। यह भी चुनौती मिलती है अधिकार और कर्तव्य के निर्धारण में। अगला हम बात करें सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। जैसे इसी भारतीय संस्कृति को ले लीजिए, ये बड़ा अच्छा है, ये समझिए। जैसे समाज में जो संबंध पाए जाते हैं, व्यक्ति का समाज के मूल्य के से, आदर्श से, संबंधों से, अधिकार से, दायित्वों से, संस्कृति से, धर्म से, रीति रिवाज से जो भी समाज में संबंध बनते हैं,
उन संबंधों में परिवर्तन की स्थिति आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, कभी मानवता को लेकर के या सहभागिता को लेकर के या हिस्सेदारी को लेकर के या मूल्य, महत्व या सम्मान को लेकर के जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो समाज जितने भागों में बढ़ता है उन सभी भागों में अपना एक मूल्य हो जाता है, अपना एक आदर्श हो जाता है, अपना एक उनका पैमाना हो जाता है, उनका एक अलग रीति रिवाज हो जाता है। साथ में रहेंगे लेकिन त्यौहार, विचार अलग अलग महत्व देना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, तो सामाजिक संबंधों में जो मौलिक स्थिति है वो समाज की बंटने लगती है, भेदभाव होने लगता है। ऐसे परिस्थिति में सामाजिक संबंध सब में समान महत्व के नहीं होते। जैसे हमारे सनातन संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इनका हर परिस्थिति में मान सम्मान करना चाहिए। वही पाश्चात्य संस्कृति में नहीं है। तो जब सामाजिक संबंधों में किसी विचारधारा को लेकर के या दो समाजों के आपस में परिवर्तन के फलस्वरूप अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर संबंधों के अकॉर्डिंग समान महत्व या समान न्याय या समान विचार या समान कार्यशैली को निर्धारित करना बड़ा कठिन हो जाता है, या उनमें हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण से क्या होता है, शांति का नुकसान होता है या अशांति बढ़ती जाती है। तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की परिस्थिति, जैसे विदेशी आए भारत में, इंग्लिश दे करके गए, अंग्रेजी दे के गए। आज स्थिति है कि पढ़ाई के अंतर्गत भाषा को लेकर के एक संघर्ष बना हुआ है। विश्व का आज तक कोई ऐसा देश नहीं है जो दूसरे देश की भाषा में विकसित हुआ हो, लेकिन भारत में आज भी विकसित होने की तमन्ना अंग्रेजी में ही है। विश्व का आज भी कोई, लगभग जितने अच्छे देश हैं उसमें सब में कोर्ट में जो बहस होती है वह उनकी भाषा में होती है, जो अच्छे देश हैं। और भारत में आज भी अंग्रेजी में कहते हैं। अगर आज घूस लेकर के वकील आपके खिलाफ ही बोल दे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोर्ट कैसे बिकता है। अर्थात वैसे भी भारत में भ्रष्टाचार सबसे अधिक कोर्ट में ही है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो सामाजिक संबंधों में अगर परिवर्तन आता है, कभी भाषा को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, मूल्य को लेकर के, आदर्श को लेकर के, या समाज में अवसर को लेकर के अगर परिवर्तन आता है, तो ऐसी परिस्थिति में बदले हुए सामाजिक संबंधों में कि जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उसमें निर्णय लेने में, उचित व्यवहार लेने में, या उचित आदर्श को पढ़ाने लिखाने में, या उचित मार्गदर्शन देने में अनेक सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात शांति का नुकसान होता है। जान लीजिए, जहाँ सत्य और न्याय, आत्मसम्मान नहीं है वहाँ शांति संभव नहीं होती। तो ऐसी परिस्थितियों में सत्य, न्याय और आत्मसम्मान को बनाए रखना या सबका ध्यान रखना इस दृष्टिकोण से सरकार और समाज के लिए कठिन हो जाता है, जिसके कारण से व्यक्तिगत और सामूहिक सामाजिक मूल्य, आदर्श, परंपरा, रीति रिवाज को लेकर के क्या होते हैं, संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात सामाजिक संबंधों में परिवर्तन जो होते हैं, उन सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की जो समस्या होती है वह संबंधों के अकॉर्डिंग होने वाले परिवर्तन के कारण से होती है। तो आप समझ गए होंगे कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन की जो समस्या उत्पन्न होती है वो किस प्रकार से समाज में अशांति को बढ़ाती है या शांति का नुकसान करती है। आगे हम बात करें सत्य और विश्वास करने की समस्या। ये भी बड़ी विचित्र स्थिति है। जैसे समाज में भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, तो निश्चित रूप से एक धर्म वाला दूसरे को सत्य मानता है, दूसरे पर विश्वास करता है, दूसरे वाला धर्म दूसरे चीज़ को सत्य मानता है, उस पर विश्वास करता है, जिसके कारण से क्या होती है कि सभी समाज को एक व्यवस्थित या समान मानक या विश्वास और श्रद्धा का आधार नहीं मिलता, जिसके कारण से भावनात्मक या धर्म को लेकर के वाद विवाद बनते हैं, या किसी कार्य में वास्तविकता को लेकर के भी वाद विचार व्यवहार या समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात जहाँ पर समाज में भिन्नता है या सामाजिक संघर्ष में भी भिन्नता देखने को मिलती है, जिसके कारण से वास्तविकता पर विश्वास दिलाना या समान सूत्र में बांधना, समानता के आधार पर सही कार्यों के प्रति विश्वास दिलाना और उसको समाज को समानता के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना बड़ा कठिन हो जाता है, या इसमें समस्या उत्पन्न होती है।
क्योंकि हर समाज के समूह के लोग दूसरे समाज के समूह पर अपना वर्चस्व या अपने आप को सर्वोपरि या दूसरे को अपना गुलाम बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वो स्वभाव से ही व्यक्ति सुखभोगी होता है, अपने को ही अच्छा मानने लगता है जब अहंकार में प्रवेश करता है। तो निश्चित रूप से सत्य और विश्वास पर आधारित निर्णय, न्याय व्यवस्था, नियम कानून इत्यादि सबके लिए बनाने पर दिक्कतें उत्पन्न होती है। जैसे अगर हम बात करें वैवाहिक संबंधों में, तो कोर्ट अलग अलग निर्णय लेगा, क्योंकि हर धर्म के लोग हैं, तो हर धर्म के अनुसार ही उसके रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य के आधार पर उसका निर्णय लिया जाएगा। तो फिर उसमें मानवता का कभी कभी बहुत ज़्यादा हनन होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा हनन होता है। अगर हम 3 तलाक की बात करें मुस्लिम धर्म के अनुसार, तो वहाँ 3 तलाक अन्य मुस्लिम देशों में बहुत पहले ही हट गया था, लेकिन जब भारत में मोदी जी ने हटाया तब समस्या उत्पन्न हो गई, जबकि उनका निर्णय सत्य और सामाजिक संबंधों को विश्वसनीयता प्रदान करने संबंधी उनका निर्णय था। उसमें बहुत सारे सामाजिक उन्माद हुए, विरोध हुआ, संघर्ष हुआ। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी यह कार्य करने में सफल रही। तो हम बात करें सत्य और विश्वास की बात करें, तो इस पर आधारित सामाजिक निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय, संबंधों के आधार पर निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि लोगों की विचारधाराओं में संघर्ष होता है, लोगों की मान्यताओं और धर्मों में क्या होता है? संघर्ष होता है। तो इसके कारण से सत्य और विश्वास के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे कार्य मिलते हैं जिसके कारण से शांति भंग होती है या अशांति को बढ़ावा मिलता है। इसके कारण से भी जो है शांति को चुनौतियाँ मिलती है या समस्या का सामना। अगला है राजनैतिक शोषण की समस्या। भारत में अगर बात करें, इसको ध्यान से समझिए, राजनैतिक शोषण। भारत में अगर बात करें तो जाति भी बहुत है, धर्म भी बहुत है, संप्रदाय भी बहुत है, यानी धार्मिक संप्रदाय भी बहुत है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो राजनैतिक जो है, राज सत्ता को अपनाने के लिए लोग अनेक प्रकार का भाषणवाद, विचार, व्यवहार अपनाते हैं। तो होता क्या है कि जो सत्ता में आता है, अगर वह धर्मनिरपेक्ष सत्ता में आया तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर धर्म से थोड़ा सा भी लगाव प्रस्तुत करने लगता है तो दूसरे धर्म वाले लोगों को समस्या उत्पन्न होती है, या दूसरे धर्म वालों का विकास नहीं हो पाता, या दूसरे धर्म वाले लोगों पर वह ध्यान नहीं दे पाता, या दूसरे जाति वालों पर ध्यान नहीं दे पाता, या दूसरे क्षेत्र पर जिसको वो नहीं पसंद करता, जहाँ उसकी पार्टी नहीं, उधर ध्यान ही नहीं देगा, या वह आर्थिक विभाजन में यानी पैसे के बंटवारे में जो केंद्र सरकार वसूलती है उसके बंटवारे में वह भेदभाव करने लगता है, जिसके कारण से राजनीतिक शोषण या क्षेत्रीय विकास में भेदभाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कुल मिला के हम बात करें, जहाँ पर राजनीतिक जितने दल हैं उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी कार्यशैली, अपना अपना नियम और सिद्धांत है। तो ये राजनीतिक भिन्न भिन्न विचारधारा, सिद्धांत, नियम होने के कारण से मानवीय दृष्टिकोण से एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अधिकार या शोषण करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके कारण से शांति की समस्या उत्पन्न होती है, अर्थात शांति भंग होती है। जहाँ समानता के साथ विकास होना चाहिए वहाँ विकास में विभिन्नता देखने को मिलती है, तो ये भी समस्या उत्पन्न होती है, अर्थात शांति भंग होती है या अशांति को बढ़ावा मिलता है। तो ये राजनीतिक शोषण के कारण से भी संघर्ष जब उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से शांति का नुकसान होता है। समाज में कलह, कलेश, सामूहिक संघर्ष इत्यादि स्थिति राजनैतिक रूप से या राजनीतिक नेताओं के कारण से उत्पन्न होती रहती है। तो ये भी संघर्ष बढ़ने से शांति को समस्या देखने को मिलती है। अगला है मानव कल्याण की समस्या। अब मानव कल्याण की समस्या क्या है? सबके भलाई के लिए अगर बात सोचा जाए तो निश्चित रूप से अगर सबके भलाई की बात सोची जाए तो समान विचारधारा होना चाहिए, समान समाज होना चाहिए, समान कार्य होना चाहिए, समान नियम होना चाहिए। संविधान में ऐसा ही लिखा रहता है, परंतु समाज में ऐसा पाया नहीं जाता। वास्तविकता में हर घर में हर व्यक्ति भिन्न भिन्न है, एक ही व्यक्ति की 5 उंगलियां भिन्न भिन्न हैं, तो घर के अन्य सदस्य भी भिन्न भिन्न, इसी तरह समाज भी भिन्न भिन्न मिलता है। समाज में क्षेत्र स्थान के हिसाब से, पद के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, धर्म और मूल्य मान्यता के हिसाब से भिन्नता देखने को मिलती है। ऐसे परिस्थिति में कुछ ही ऐसे कार्य हैं जिनको मानव कल्याण के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जैसे शिक्षा है, न्याय है, शासन व्यवस्था है, इनके समानता के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। लेकिन शिक्षा देने का ये मतलब नहीं है कि सबको शिक्षा दी जा रही तो सबको शिक्षित हो ही जाता है। जैसे वर्षा एक साथ होती ज़रूर है, लेकिन किसी के फूल पीले, किसी के लाल, किसी के कुछ और रंग के होते हैं। उसी तरह से समानता के दृष्टिकोण से कुछ कार्य जरूर किए जाते हैं, लेकिन उनका परिणाम समान नहीं आता है, उनका परिणाम समान नहीं आता है। जब परिणाम समान नहीं आता है तो निश्चित रूप से वह समाज में धीरे धीरे अगर उनकी संख्या बढ़ती गई तो जो असफल लोग हैं, कामचोर लोग हैं,
जो परजीवी टाइप के लोग हैं वो लोग आज नहीं तो कल एक संगठन बना लेते हैं या एक समूह बना लेते हैं या दूसरे पर आरोप लगा करके धीरे धीरे संघर्ष को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये जो मानव कल्याण है, कोर्ट को न्याय करना चाहिए लेकिन पूरी तरह से भारत में न्याय नहीं हुआ, जजों की संख्या नहीं बढ़ी, आज भी केस पर केस बढ़ती जा रही, व्यवस्था कुछ नहीं है। क्या मानव कल्याण, परिणाम में क्या है, मानव कल्याण बहुत पीछे छूट गया। नेताओं को पूरे ईमानदार होना चाहिए, वैसी कुछ कोई स्थिति नहीं। कागज़ में क्या है कि हम कागज़ से तो भारत के नेता और सरकारी नौकर पूरी तरह ईमानदार हैं, व्यवहार में समस्या उत्पन्न होती है। तो मानव कल्याण के नाम पर भ्रष्टाचार, अत्याचार, अवसरवादी, घूसखोरी ऐसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण से कहने या सुनने के लिए तो मानव कल्याण होता है, परंतु वह क्या होता है, धीरे धीरे समाज के गरीब वर्ग, गरीब तबके के लोग या अशिक्षित लोग का शोषण होने लगता है, जिसके कारण से भी अशांति को बढ़ावा मिलता है। यथार्थ में बहुत से लोग कह देंगे भाइयों एवं बहनों, नहीं, वास्तविक यथार्थ में कहेंगे कि भाइयों एवं बहनों। वास्तविकता ये है कि किसी की बहन का वो कन्यादान करने नहीं जाता। तो शब्द में क्या है और वास्तविकता में क्या है, ये अंतर जब आप समझ जाएंगे तो मानव कल्याण के अंतर्गत कैसी समस्या धीरे धीरे उत्पन्न होती है। गरीब वर्ग के भी नेता गरीबों का ही शोषण करके राजा बने हुए हैं, ये स्थिति है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो मानव कल्याण में भी बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी समस्याएं सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से देखने को मिलती है। जब उनका प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से शांति का नुकसान होता है या अशांति बढ़ जाती है। तो हमने आपको संघर्ष बढ़ने के कारण से किस प्रकार से शांति को चुनौती मिलती है, विभाजन के रूप में चुनौती मिलती है, यानी विभाजन के कारण से शांति कम हो जाती है, अशांति बढ़ जाती है। उसी तरह से न्याय के दृष्टिकोण से बताया, अधिकार और कर्तव्यों के दृष्टिकोण से बताया आपको मैंने, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी मैंने इसकी व्याख्या की कि कैसे शांति के विरोध में चुनौती मिलेगी, अर्थात अशांति बढ़ेगी। सत्य और विश्वास के दृष्टिकोण से भी मैंने इसकी व्याख्या की, और वो राजनैतिक शोषण के दृष्टिकोण से और मानव कल्याण के दृष्टिकोण से भी मैंने इसकी व्याख्या की। तो मुझे उम्मीद है कि संघर्ष बढ़ने से किस प्रकार शांति के लिए समस्या उत्पन्न होती है, किस प्रकार से अशांति बढ़ती है, वो सब बातों को आप आराम से समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।